वेद हैं, वेदों के 6 अंग हैं और 6 उप अंग हैं। इसमें ये एक अंग जिसको नेत्र कहा जाता है, ये ज्योतिष वेदों का नेत्र है। इसलिए ये ऐसा नहीं कि अनाप शनाप ये कोई झूठी कला, ऐसा नहीं है, ये तो वेद से ही निकला हुआ है ज्योतिष। तो ज्योतिष के जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, वो हजारों लाखों साल पुराने हैं। अग्नि ज्योतिष का ही ग्रंथ है। अग्नि पुराण जितना विस्तार से लिखा हुआ है, नारद के नाम से भी 2 ग्रंथ पाए जाते हैं, अग्नि पुराण में भी है, अन्य विभिन्न पुराणों में भी ज्योतिष के बिंदु भरे पड़े हैं। इसे ज्योतिष आज का 1-2 हजार साल पुराना नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। तो ये वैदिक विषय है, वेदों के आधार पर ही लिखा हुआ ज्योतिष शास्त्र है। ये हमारा ऐसा सोचना है, शायद सभी लोग ऐसा ना सोचते हो। ज्योतिष और आयुर्वेद के बारे में जो हमारा अपना विचार है, वो हमने आप सबके सामने रखा है। फिर भी अब आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा आयुर्वेद और ज्योतिष के बारे में हो, अवश्य पूछ लीजिएगा। आपकी बात का निश्चित रूप से अभी समाधान किया जाएगा। जी, आप महाराष्ट्र में कहाँ पे? जी, आपने कहा महाराष्ट्र में सर्विस की है, कहाँ की है? असल में खानदेश में ही ज्यादा रहा मैं। जलगांव और शहादा एक स्थान है धुले डिस्ट्रिक्ट में, चांदोड़ में 1 साल रहा और जलगांव में भी 1 साल रहा। अच्छा, हाँ, वहाँ पर खानदेश ही कहते हैं, जलगांव धुलिया 2 जिले खानदेश कहा जाता है, वहीं पर रहे हम 9 साल। जी जी। पूरे टोटल कितने 8-9 साल थे महाराष्ट्र में? हाँ, 9 साल महाराष्ट्र में, 9 साल पूरे। तो मराठी तो थोड़ी बहुत अच्छी जान लेते पूरा होंगे। समझ लेता हूँ, पूरा समझता हूँ मैं, और अगर चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, मराठी लिख भी सकता हूँ, अगर चाहूँ तो समझ पूरा लेता हूँ। ठीक है वीना जी, आपके साथ में एक और मतलब मराठी जानने वाले हमारे समाज के भाई आ गए थे। जी जी जी, ओमकार सर के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब इनकी इतनी सारी विशेषताओं को सुन के मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि होता क्या है मालूम, कि जब हम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद हम इस तरीके को कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो हर किसी की उंगली उठती है कि भाई आप इस फील्ड में हो तो ये क्यों कर रहे हो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं जैसे ही डाइटिशियन का कोर्स कर रही थी तो हर कोई यही बोलता था कि ये करके तुमको क्या मिलेगा। मैंने बोला मिलेगा कुछ नहीं, संतुष्टि मिलेगी कि मैं अपने आप को अच्छा और कर सकूं या किसी के जीवन में मैं कुछ प्रभाव डाल सकूं। तो सर ने तो और मेरी मतलब इच्छा शक्ति बढ़ा दी कि इस टाइप के मैं नए नए चीजें करते रहूं और साथ ही साथ ज्ञान लेते रहूं और लोगों के काम आ सकूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे मतलब बहुत बड़ा आज आपने मार्गदर्शन कर दिया। चलिए, और थैंक यू सो मच सर। और सर मेरा ये कहना है कि ये हम लोग का जो नाड़ी परीक्षण होता है उसी से हमें पता चल पाएगा ना कि वात पित्त कफ किस चीज पे हमारा मतलब दिक्कत हो सकता है। देखिए, प्रकृति जानने के कई तरीके हैं। नाड़ी परीक्षण जैसे भी कि एक विधा है, एक विधा वो भी है जो आयुर्वेदिक शास्त्र में, वो भी एक विधा है। और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से पता चल सकता है कि कौन सी प्रकृति है, वात पित्त या कफ। तो सर कैसे पता चलेगा, थोड़ा बता सकते हैं ताकि जितने लोग हैं उनको अपनी प्रकृति समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, मतलब जिससे हम अपने आप को परीक्षण कर सकें। ऐसा कि जन्म कुंडली में लग्न में कौन सी राशि है, लग्नेश किस स्थान पर है, लग्नेश पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, आदि आदि इन बातों से ज्ञात किया जाता है कि जातक की प्रकृति किस तरह की है। शायद बात स्पष्ट नहीं होगी। जी जी, समझ में तो आ रही है, बट होता है ना कि कई बार हमारे सिम्टम्स हमको दिखा देते हैं कि हमें ये ज्यादा जैसे सर्दी ज्यादा हो रहा है तो हमारी प्रकृति कफ है या इस टाइप का। इसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ चीजों से हमको समझ में आ सकता है क्या डेली लाइफ से? सही बात है, सही बात है। आयुर्वेद में सिम्टम्स के आधार पर तो पता किया ही जाता है। कुछ परीक्षण भी होते हैं आयुर्वेदिक विधि में, कुछ परीक्षण भी होते हैं, लेकिन वो आजकल के तरह के परीक्षण नहीं होते हैं। तो उससे तो पता चलता ही है, नाड़ी परीक्षा से भी होता है, लक्षण के आधार पर होता है, तो ज्योतिष के आधार पर भी होता है। ये बात है, कई तरीके से प्रकृति पता की जाती है। थैंक यू सबसे सो आसान मच। तरीका मुझे जो लगा वो ज्योतिष के आधार पर लगा। सर और ज्योतिष में ये भी है कि सर मेरे घर वालों को एग्जैक्ट उस समय का डेट पता नहीं, क्योंकि मेरा जन्म स्थान गांव का है और उस दिन जो वो पढ़े लिखे लोग थे उस दिन घर पे नहीं थे, तो लोगों को इतना अंदाजा एग्जैक्ट नहीं है कि किस दिन हुआ था। बस वो मतलब राउंड फिगर कर देते हैं कि इस दिन हुआ था, ये त्योहार था, तो उसके अकॉर्डिंग तो एक डेट निकली है, बट वो मुझे कंफर्म नहीं लगती। तो कैसे हमें कुंडली या कैसे चीजें से हमको रिलेट करना चाहिए अपने आप को, कैसे हमारी कुंडली बनेगी? देखिए, ऐसा इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषी के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं,
लेकिन ज्योतिष से मिलना पड़ता है केवल जातक को बस। अगर उसके सामने आएंगे तो आपकी जन्म कुंडली बना के रख देगा सामने। अच्छा, हाँ, ठीक है सर, ज्योतिष में बहुत सारे थैंक यू तरीके सर। होते हैं। हम्म। ठीक है सर, मेरे थैंक यू पास सो में मच। लोग ऐसे ही आते हैं जिनको जन्म का समय नहीं मालूम, तो मैं फिर भी मैं समाधान निकालता हूँ, हो जाता है। लेकिन उसके जी लिए साधना चाहिए, ये बहुत आवश्यक जी, होता है। और मैं ये पूछना चाह रही थी, सर आपने जितने भी वेद हैं ये सब आपने ये किया है क्या, पूरा अच्छे से पढ़ा है? देखिए मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, जी क्योंकि वेद पढ़ने की योग्यता मुझ में नहीं है अभी। वेद सर, वो पढ़ने तो के संस्कृत पहले में होते हैं क्या, हिंदी में उसका देखिए अनुवाद वाला नहीं मिलता? बात पूरी क्योंकि मैं सुनिए, भी एक बार पढ़ना चाहती हूँ। देखिए बात सुन लीजिए पूरी। वेद पढ़ने की योग्यता तब आती है जब वो इतिहास पढ़ ले, अर्थात रामायण महाभारत, 18 पुराण पढ़ ले, वेदों के 6 अंग पढ़ ले, 6 उपांग पढ़ ले, इसके बाद वेद पढ़ने की योग्यता आती है। मैं अभी केवल पुराण ही पढ़ पाया हूँ, वो भी सभी पूरे नहीं। इसलिए भी वेद की पढ़ने की मेरी अभी योग्यता नहीं आई है। जी जी, मतलब मेरे को मेरा जवाब मिल गया। इसलिए थैंक यू एमए सो करना है मच। तो उसको पहले हाईस्कूल करना ही पड़ेगा ना। जी जी ऐसा जी, है, थैंक यू सो मच। वेद पढ़ने की क्षमता भी योग्यता नहीं आई अभी, ऐसा जी है। समझ गई मैं जी अपना जी लेवल समझ गई, थैंक यू। जी, और जी, आप ये प्रश्न पूछिए। जी वीना जी, वीना जी, वेद जी सर। विभिन्न अनुवाद किया गया है, हिंदी में मिलता है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। इवन हमारा वेद ओरिया में भी अनुवाद किया है। तो वो ट्रांसलेशन क्या करे हैं, किए हैं आप? नहीं नहीं, ये सर की बातों को आप नहीं समझे, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमको पहले शुरू से आना पड़ेगा, तब आगे की चीजें समझ में आएगी। अगर हम अभी से वो सब चीजें पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ लैगिंग हो जाएगा। इस वेद पढ़ने के पहले आपको सभी पुराण और महाभारत रामायण ये सारी पढ़ ले, उसके बाद कुछ स्थिति है। हाँ वही है। माने सबसे अच्छा गीता पढ़ो, गीता में सब कुछ है, वेद का सारांश गीता में है। उसके बाद उपनिषद पढ़ो, दैट्स ऑल। वेद पढ़ने का जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों का मार्गदर्शन मिला। ओंकार जी, ये मोटे तौर पे ये अपनी प्रकृति के कुछ लक्षण होते हैं कि जैसे वात पित्त और जो भी मतलब प्रकृति है, मोटे तौर पे कोई ऐसे लक्षण होते हैं कि वात वाले के क्या लक्षण होते हैं, पित्त वाले के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन वो लक्षण जो ना स्पष्ट रूप से लोगों को मिलना मुश्किल होता है, मिश्रित रूप से मिलते हैं, मिश्रित रूप से। जैसे सामान्य तौर पर एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जैसे जो जिसकी कफ प्रकृति होगी वो भारी शरीर होगा, और पित्त प्रकृति होगी तो उसकी गर्मी ज्यादा लगती होगी, थोड़ा सा हल्का वजन होगा। और जिसको वात प्रकृति होगी उसकी लंबाई थोड़ा शरीर में लंबाई ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है शरीर की। इस तरह कुछ मोटे मोटे लक्षण है, वैसे विस्तार से बहुत सारे लक्षण है, लेकिन एक हमने उदाहरण दिया केवल। इस प्रकार के लक्षणों से पता किया जाता है कि कौन सी प्रकृति है। लेकिन किसी की प्रकृति वात या पित्त या कफ नहीं होती है, किसी की वात पित्त होती है, किसी की कफ पित्त होती है, किसी की वात कफ होती है। इस प्रकार की मिश्रित प्रकृति होती है, उसके आधार पर ही दवा का चुनाव किया जाता है। जी, आप माइक आप अपना अनम्यूट कर दीजिए। जी जी। नहीं, यदि किसी को अगर मतलब पित्त होता है या एसिडिटी होती है, तो क्या जरूरी कि वो आदमी पित्त प्रकृति का होगा? देखिए ऐसा ना, एसिडिटी को पित्त से मत जोड़िए, एसिडिटी अंग्रेजी शब्द है, वो अलग चीज है। हाँ, उसको उससे मत जोड़िए। पित्त का अलग लक्षण है, एसिडिटी अलग लक्षण है। अच्छा, उसको एलोपैथिक आयुर्वेदिक ये इंटरलेट मत करें इन चीजों को। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए एक चीज और हम बता रहे सब लोगों को, एक चीज हम कहना चाहते हैं, आजकल एलोपैथी में जो टर्मिनोलॉजी चल रही है, जैसे वायरल बुखार, कोरोना और इस तरह टाइफाइड, ये जो एलोपैथिक टर्म चल रहा है, इनके कारण बहुत सारी परेशानियां हैं। इन टर्म से, इन एलोपैथिक शब्दों के कारण आदमी भ्रमित हो गया है बिल्कुल। ऐसा उसको ऐसा मत कहिए कि एसिडिटी हो गई है, ऐसा कह सकते हैं कच्ची डगारें आती हैं, ऐसा कह सकते हैं। एसिडिटी हो गई ऐसा मत कहिए, कि कहते नहीं कि बीपी हो गया है, अरे बीपी को तो क्या हो गया, बीपी है क्या? अरे कहना चाहिए सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये बताना चाहिए ना, बीपी हो गया मुझे, बस इसी में सारी परेशानी है। हाँ, रोगी जाता है डॉक्टर पास, मेरा बीपी बढ़ गया है, दवा दे दो, और इसको कैसे पता बीपी बढ़ गया है? इसलिए जो एलोपैथिक टर्म्स हैं उनको त्याग देना चाहिए। कहना ये चाहिए मुझे जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है,
इस प्रकार का बताना चाहिए। और आदमी क्या कहता है, सीधा कहता है मुझे वायरल हो गया है। इस तरह का नहीं कहना चाहिए। अंग्रेजी शब्दों को, एलोपैथिक टर्म्स को त्याग देना चाहिए अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो। ये मेरा अपना विचार है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं ये कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में जी आवाज, हाँ फिर से बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में आपने बहुत सारा अभ्यास किया है, जी तो ज्योतिष शास्त्र आदमी की सही मतलब कितनी उम्र तक वो जीवित रह सकता है, ये आवाज थोड़ा, आवाज कट जा रही है। हाँ अभी आ रही है? जी, हाँ हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं कहीं ज्योतिष में जो कुंडली बनते हैं उसमें जी ये आपकी उम्र 80-85 साल तक ज्योतिष शास्त्र की उम्र कितने लंबे समय तक जी सकता है, इसका भी देखिए आपका प्रश्न मुझे थोड़ा सा अनुमान लग रहा है क्योंकि आवाज बीच में कट जा रही है। आप ये चाहते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र से ये कैसे पता चलता है कितनी उम्र तक आदमी जीवित रहेगा? जी 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 इसके बारे में सबको बताना चाहते हैं। ये एक ज्योतिषी का धर्म है कि उसको उम्र के बारे में ना बताए, लेकिन ये सब पता चल जाता है। जितना अच्छा ज्योतिषी हो तो पता चल जाएगा कि आदमी दीर्घायु है, अल्पायु है, मध्यायु है, ये पता चल जाता है। लेकिन आदमी का ज्योतिषी का धर्म उसको आयु के बारे में ना बताए। सही बात है, अगर बता दे तो वो मतलब डर भी जाएगा और मतलब हाँ नहीं, उसको ज्योतिषी को पाप पड़ेगा, पाप लगेगा ज्योतिषी को। तो कई कई कुंडली के इसमें मतलब मैंने ये वर्णन देखा है कि मतलब आपकी लंबी उम्र है, आप 85 साल तक जिएंगे, ऐसे इस तरह से मतलब पढ़ा है, मैंने इसलिए पूछा। देखिए ऐसा ना, सकारात्मक बातें तो बता देते हैं और नकारात्मक फिर चुप रह जाना पड़ता है। ये बात है। सही बात है, सही बात है। ये सकारात्मक अच्छी बात है, वो बता दी जाती है। जी चलिए, और कुछ किसी को पूछना है ओंकार नाथ जी से? और किसी को कोई जिज्ञासा हो इसके सर बारे एक में? मेडिकल टर्म में बात पूछनी है मुझे। जी जी जैसे कि हम दही के बारे में बोलते हैं, आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में जब हमारी दवाई चलती है तो मैक्सिमम टाइम दही को अवॉइड किया जाता है, बट एलोपैथी बोलता है कि डेली दही खाइए क्योंकि उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। तो इसका मुझे थोड़ा सा बताइए एलोबरेट करके। चलिए ठीक है, एक दही की बात नहीं, मैं जनरल बात बता देता हूँ। आजकल बहुत से जो नए नए धर्मात्मा आ रहे हैं वो अपनी अपनी बातें कहते हैं, सब लोग पालन करने लगते हैं, उसी में गलती हो जाती है। अगर किसी ने कहा दही खूब खाना चाहिए जी, तो जी। बात सबके लिए लागू नहीं होती है, कुछ लोगों में लागू होती है, 10-5% लोगों के लिए। ये बात है। लेकिन आम आदमी क्या समझता है कि सबको खाना चाहिए, 100% लोगों को दही खाना चाहिए, वो गलत हो जाता है। जिसकी पित्त प्रकृति है वो दही खा सकता है, सीधी सी बात ये है। क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होता है दही, ये बात रहती है। इसी प्रकार से शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगी। सर बट एलोपैथी में बोला जाता है कि हर किसी को खाना चाहिए क्योंकि बाद में आपकी कैल्शियम डेंसिटी कम होगी, तो बहुत अरे भाई स्ट्रिक्टली जब बोला बीमार जाता है। पड़ेंगे तभी तो उनके पास जाएंगे ना। एलोपैथी का आज सिद्धांत गलत फेल हो चुका है, इस बात को समझ लीजिए। ओके सर, समझ गई, थैंक यू। ठीक है, एक चीज और हम बताना चाहते हैं क्योंकि सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायद वो इस बात का अनुभव किया होगा। एक पहले समय चला था 25 साल पहले, एक किसी संत ने कह दिया था खूब पानी पियो, पानी पीने सारे लोग दूर हो जाते हैं। खूब लोगों ने पानी पिया, बहुत पानी पिया, और पानी पी पी के लोग बीमार पड़े। वो सबके लिए बात नहीं थी। जो पित्त प्रकृति के लोग थे उनको पानी पीने से लाभ हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीने से नुकसान हो गया। लेकिन ऐसी बात। और अभी एक संत आए थे, उन्होंने कहा था कि उंगलियां रगड़ने से बाल काले रहेंगे, सफेद नहीं होंगे। वो बात आप देख रहे होंगे, शायद बात खत्म हो चुकी है। तो ये जो बात कुछ समाज में बीच बीच में आ जाती बात है, सब लोग उसका पालन करने लगते हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल। इसलिए भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए हिंदू समाज को। एक ज्योतिष से, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही वो उपयोग करना चाहिए। ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी ने कह दिया, किसी साधु ने, किसी व्यक्ति ने उसको पालन ना करें, पहले चिकित्सक से और ज्योतिषी से परामर्श कर लें पहले, तब उसका उपयोग करें। और भी विशेष बात। कुमार स्वामी जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?
कुमार स्वामी जी, कुमार स्वामी जी, कैन यू लिसन मी? इनका म्यूट है अभी शायद। नहीं, आवाज तो जाती है। हाँ हाँ। अरुण भाई नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। ओंकारनाथ जी नमस्कार। जी नमस्कार। वैसे आपका परिचय दीजिए, उसके बाद बोलिए। जी आपका परिचय दीजिए, उसके बाद बोलिए। जी 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 सबसे बड़ी तो चलिए, परेशानी मैं परिचय तो पता देने कर, मुझे पता है। अपना परिचय तो खुद ही पता नहीं था, उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं हम लोग। नहीं भाई, ऐसा है कि ओंकारनाथ जी हमारे हाँ, साथ अभी नए जुड़े हैं। दुनियादारी के सबसे परिचय यही है कि जी जी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा है कि दुनियादारी के हिसाब से पेशे से हम और आप एक ही रास्ते के यात्री हैं। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं क्या? जी ठीक है, बोलिए। चलिए। आपने भी इंजीनियरिंग बी किया है, IIT से किया है। मैं भी इंजीनियरिंग का ही एक छात्र रहा हूँ और काफी उत्साहित था आज आपके प्रोग्राम के बारे में। जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिला तो बहुत उत्साहित था, काफी कुछ आज जानने के लिए मिलेगा और बहुत सारे अच्छे प्रश्न भी आए हैं। उसमें अपने अपने जिज्ञासा के हिसाब से लोग प्रश्न करते जाएंगे। अभी मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो एक ऐसा रहता है कि पहले आपको थोड़ा सा, मेरे 3-4 प्रश्न रहेगा जो मैं एक ही पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगा। मैं पहला तो ये कि जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो बेसिक एक हमारी कैंडिडेचर होती है, पात्रता होती है कि हम उस लाइन पे जाने के लायक हैं कि नहीं, और तब से हमारी पढ़ाई चालू होती है। वो होने के बाद में मेडिकल में जाते हैं तो उनकी भी पात्रता होती है। कॉलेज से निकलते हैं तो वहां पर एक इंटर्नशिप होता है और उस कैंडिडेट को एक पूरे ग्रुप में काम करना पड़ता है, तब जाके उनको अथॉराइजेशन मिलती है और वो फिर अपना काम शुरू करता है। दूसरा, मैं कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है? नहीं, आवाज स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, दूसरा ये होता है सर इसमें कि जब ज्योतिष की अपन बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, तो वेद में जितने भी हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे साइंटिस्ट थे, तब उनके पास में ज्योतिष के लिए पुरानी किताबें नहीं थी और उनकी जो काबिलियत इस स्तर की थी कि जिसको आज 100-200 साल पुरानी हम जो ग्रहों की गति के बारे में बात करते हैं, वो हजारों साल पहले लोगों को पता था, जब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था। और उस ज्ञान के आधार पर इनने ज्योतिष का काम चालू किया। जहां तक थोड़ी बहुत मेरा भी मुझे इसमें इंटरेस्ट है ज्योतिष में, तो मैंने देखा कि सबसे क्लिष्ट और सबसे कठिन अगर कोई है तो वो है एस्ट्रोलॉजी। तो इस ज्ञान में जो आदमी जाता है, उस ज्ञान को समझने के लिए जब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और वो चंद्रमा की गति क्या है, शनि की गति क्या है, जुपिटर की गति क्या है, कौन से एक्सिस में घूम रही है, ये सारी चीजें उनको दिव्य ज्ञान से जो पता था और उसके आधार पर वो फोरकास्टिंग करते थे। आज हम दोनों भी, आप तो एक रेयर पर्सनालिटी हैं कि आप इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपने इस लाइन को पकड़ा है। लेकिन एक जनसाधारण जो है, जनसाधारण जिसको जो परेशानियों में जाता है, कभी उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, कभी उसको ज्योतिष का प्रॉब्लम हो गया, समय उसका अच्छा नहीं चल रहा है, अब वो किसके पास जाए? उनके पास एक बेसिक नॉलेज भी है क्या उनके पास में? आज श्रद्धा तो सबको है, सब जानते हैं ज्योतिष नाम की चीजें, तभी इतने दिन से सर्वाइव कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये कि जाए कहाँ, किसके पास जाए, किसके पास, कैसे उसको हम टेस्ट करेंगे? डॉक्टर में तो सर्टिफिकेशन का एक सिस्टम है, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट का सिस्टम है, तो वहां पर कह सकते हैं हाँ भाई हम इनके पास जाएंगे तो हमको कम से कम एक एवरेज लेवल का मार्गदर्शन मिल जाएगा। बट ये ज्योतिष का लाइन हो गया, आयुर्वेद का लाइन है, सारी लाइनें अच्छी हैं,
बट उसकी क्वालिटी के लिए क्वालिटी पर्संस हैं क्या उस लाइन में? और सर्टिफिकेशन का क्या सिस्टम है? कोई आदमी अगर ज्योतिष का काम कर रहा है, इज ही सर्टिफाइड? तो लोग भटक रहे हैं इसका मतलब। ये हमारी जो साइंस इंडियन सिस्टम जो है, सारी चीजें बहुत अच्छी, सब जानते हैं, 10,000 पुरानी चीजें हैं जिसमें सब लोग धीरे धीरे करके उस लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन हमारे पास कहाँ है? आज वो पूरी की पूरी थी, पहले रही होगी, बट ये 700 साल की गुलामी तो पूरी की पूरा ध्वस्त कर दिया गया। तो विश्वास और अविश्वास वाली बात जो हो रही है, आप 4 ज्योतिष के पास जाएंगे, चारों एकदम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्रेडिक्शन होता है, तो उसके लिए कैसे करे? जनसाधारण क्या करे, कैसे जाए? सही बात है, दिक्कत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल ये समस्या तो है ये, इसका भी समाधान तो दूर दूर तक दिखता नहीं है। जिसको हम आयुर्वेदिक चिकित्सक मान के जाते हैं, एलोपैथिक दवाई देता है। बात एकदम सही कह रहे हैं आप। और ज्योतिष के क्षेत्र में जो पहले अच्छे विद्वान थे, आज से 50 साल 100 साल पहले जो अच्छे विद्वान थे, उनकी संख्या कम होती जा रही है। ये बात सही है एकदम, संख्या कम होती जा रही है। और अपने आसपास मोहल्ले में, शहर में कोई अच्छा ज्योतिष नहीं मिल पाता है, ये समस्या जरूर है। फिर भी अगर व्यक्ति अगर कहीं ढूंढता है, जानकारी करता है, तो धीरे धीरे उसका कोई ना कोई अच्छा ज्योतिष मिल ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अपने आसपास, अपने शहर में अपने परिचितों से बातचीत करेगा, पूछेगा, तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा ज्योतिषी मिल जाएगा जो उसको मार्गदर्शन करेगा। साथ में ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ज्योतिषी कभी भाग्य नहीं बदल सकता, केवल गाइडेंस कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, बस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा इतना कहना है इस विषय पर। आपने ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल खाली उनको मतलब मदद कर सकते हैं। और लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य, मैं ज्योतिष के पास जाऊं तो मेरा भाग्य बदले। यही समस्या आती है। वो ज्योतिषी पर ये सोच कर जाते हैं मेरा भाग्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। गौरी शंकर जी शायद अभी हाँ, बहादुराबाद में देख रहा हूँ। गौरी शंकर जी हमारे कानपुर के ही है। वैसे फेसबुक पर आप लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन आज बहुत समय बात है, घर पर भी कई बार गया हूँ, लेकिन पहली बार दिख रहा हूँ। आपका नंबर और नाम मुझे गौरी शंकर जी ने रेफर किया। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैं आपसे और आपके भाई से मैंने संपर्क किया। अच्छा। चलिए, और सर हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। अरुण भाई, एक प्रश्न और है। अरुण भाई, एक और प्रश्न करना चाहता हूं। ओंकारनाथ जी, परीक्षण जो हमारी प्रथा है, जो ये हमारे आयुर्वेद वाले करते हैं, वो आज के समय में कितना ऑथेंटिक है? क्योंकि मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रहा, और एक काफी हमारे एक प्रतिष्ठित संन्यास लिए हुए व्यक्ति थे जो नाड़ी परीक्षण वगैरह करते थे। तो चांस की बात है कि मैं उनके साथ करीब एक दिन उनके साथ में रहा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा, एक काम करिए कि आप अपना जो निवास है मेरे घर में कर लीजिए। और उनको मैं करीब 15 दिन अपने घर में रखा, और 15 दिन मैंने ट्राई किया। वो समझा नहीं पाए मुझे कि नाड़ी परीक्षण कैसे करना है। वो बोलते थे कि इससे पता चल जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब नाड़ी परीक्षण के लिए आपके पास 3 उंगलियों से आपको सेंस करना है, और कौन सा वहाँ पर नाड़ी ज्यादा चल रही है, किसको वात का प्रभाव है, किसको पित्त का प्रभाव है, किसको कफ का प्रभाव है। मैं आप चाहे तो मैं अपनी बात स्पष्ट करूँ इस विषय पर। देखिए, ऐसा है, एक बात जानकारी की बता दूं मैं। नाड़ी परीक्षण ये आयुर्वेद में किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है। जिसको नाड़ी परीक्षण कहा जा रहा है, नाड़ी के द्वारा उसका निदान करना, ये आयुर्वेद के चरक संहिता, सूक्ष्म संहिता आदि ग्रंथों में कहीं भी नाड़ी परीक्षा का वर्णन नहीं है। एक मुख्य बात ये। दूसरी बात ये कि 2 ग्रंथ आजकल उपलब्ध है नाड़ी परीक्षण पर, एक रावण के द्वारा लिखा हुआ, एक कणाद के द्वारा लिखा हुआ। 2 ग्रंथ आजकल उपलब्ध हैं, उसके आधार पर लोग उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं है। तीसरी बात, ये जो रोगों का परीक्षण की बात जहां तक माननीय उत्तम चंद जी ने पूछी है, आयुर्वेद में ग्रंथ है माधव निदान नाम का ग्रंथ, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन ग्रंथ है माधव निदान। उसमें दी हुई विधियों से
जब परीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कौन सा रोग है। माधव निदान नाम की पुस्तक है। ये हमारा कहना है इस विषय पर, नाड़ी परीक्षण पे। और कोई संशय? हाँ, इसमें आपका आपका अपना अनुभव क्या है? आपने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं क्या कि मुझे नाड़ी नाड़ी परीक्षण परीक्षण का किया जा इसकी सकता है? मुझे कोई जानकारी नहीं है नाड़ी परीक्षण की, इसका मेरा कोई अभ्यास नहीं है। ओके ओके ओके, क्योंकि 15 दिन मैंने उनको घर में रखा और मैं जहाँ मैं जीरो में था, जीरो में ही रहा। तो इसलिए मुझे वो तो कोशिश ठीक करता है, रही आप जीरो में रहेंगे ना तो इस बात से समाधान हो गया होगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो रहने से ओंकार नाथ जी ये कह रहे हैं जी, जी। कि शास्त्र में नाड़ी परीक्षण का कहीं जिक्र भी नहीं है। कहीं जिक्र नहीं। चलिए, ये भी अच्छी जानकारी दी आपने। कुमार स्वामी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, गुड इवनिंग ओंकारनाथ जी। जी जी हाउ टू इम्प्रूव फोटो आ जाए तो और अच्छा रहे। फोटो? आप चालू कीजिए प्लीज, कुमार स्वामी जी। ओके 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 ओके। हाँ जी। Kumaraswamy. Hello, I am Kumaraswamy from Sururpeta, Andhra Pradesh. Sir, one question. My daughter, cousin daughter, she got blood 8% only. How to improve? What type of diet and what type fruits if you take improve the blood cells? Blood. Can you clarify that one, sir? एंजियोग्राफी क्या, कौन सी बीमारी बताई? ब्लड कम है सर, 8% है। कम है उनके शरीर में। ब्लड का 8% है। उसका इम्प्रूव करने के लिए कैसा फूड लेना चाहिए? और फ्रूट्स वॉट एवर इट मे बी, दैट इज ड्राइड फ्रूट और एप्पल्स, वॉट एवर इट मे, हाउ टू इम्प्रूव ब्लड? प्लीज क्लैरिफाई। देखिए कुमार स्वामी जी, हम एक चीज बताना चाहते हैं। आपकी इस प्रश्न का उत्तर भी मैं जन्म कुंडली देकर ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कारण यह है कि उससे ये पता चल जाता है कि बीमारी कब तक रहने वाली है और कितनी गंभीर होने वाली है। तो उससे जब पता चलता है कब तक रहने वाली है, उसमें तक थोड़ा सा रिलीफ मिले, आराम मिले, इतना ही उपाय किया जाता है। और जब उस समय निकल जाता है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। थोड़ा सा उपाय करने से बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि हम इसका भी उत्तर जन्म कुंडली के आधार पर ही देना पसंद करेंगे। कुमार स्वामी जी, I will furnish mobile number of Mr. Omkarnath so that you can contact him or you can WhatsApp him. जी जी, हाँ, मेरा नंबर सबके पास रहेगा तो ठीक रहेगा। तो दोनों मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं, इनको आप सेव करिएगा। आप भी अगर मतलब हो तो चैट बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए ओंकारनाथ जी, तो सभी लोगों को वो पता चलेगा। हाँ, अभी लिख देते हैं। चलिए, और कौन है भैया? अच्छा ओंकारनाथ जी, एक प्रश्न और था। ये जो एस्ट्रोलॉजी हमारा जो थोड़े बहुत मैंने भी लाइन में देखी, ये बहुत क्लिष्ट है, बहुत एक गाइडेंस मांगता है, लंबे समय तक गाइडेंस मांगता है, फिर लंबे समय तक के लिए किसी के अंडर में काम करना मांगता है। ये एक नया सिस्टम अभी चल रहा है, लूज टू ब्रीड। आपने कुछ में ट्राई किया क्या? नहीं, इसमें मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, सही बात है। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और काफी चल रहा है इसके बारे में। लूज टू ब्रीड में काफी लोग बड़े बड़े गाइडेंस दे रहे हैं। इवन 3 दिन 4 दिन का कोर्स का 20,000 30,000 ले रहे हैं अभी। तो इस लाइन में आपने कुछ न्यूमरोलॉजी में कुछ किया है? आपने कुछ किया है? देखिए, ऐसा है कि मैं केवल वैदिक ज्योतिष के आधार पर ही चल रहा हूँ। और अन्य जो पाश्चात्य ज्योतिष है या आधुनिक ज्योतिष जिन्हें कहा जाता है, उनको मैंने अभी नहीं छुआ है। जी, वैदिक ज्योतिष के आधार पर ही मैं कार्य करता हूँ। न्यूमरोलॉजी पर मेरा कोई विश्वास भी नहीं है। उनसे कोई फलित सही नहीं निकलता, उससे, इसलिए मेरा उस पर कोई विश्वास भी नहीं है। जी, एस्ट्रोलॉजी से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। वैदिक ज्योतिष से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मूल ग्रंथ यही, वैदिक ज्योतिष मूल विषय यही है। हाँ जी। ओके। Karaji, do you want to ask any question? नहीं सर, नहीं है, चलिए।
और कोई पूछना चाहेंगे? गौरी शंकर जी पूछिए आप। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? पूछना नहीं अरुण भैया, आपने जो कहा था कि प्रतिदिन जो है 7 बजे से क्या संभव है, तो मैंने विचार किया उस पर कि जब समाज सेवा ही करनी है तो उसमें क्या संडे और क्या मंडे, इसलिए हमने जो है वो ये निर्णय किया है कि लिंक बना के मैं भेजूंगा और 7 बजे डेली जो है प्रातः काल वो योग का कार्यक्रम होगा 1 घंटे के लिए। उसमें सभी लोग इनवाइटेड हैं, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप जो है उसको शेयर कर लें और सभी लोग जो है चाहे वो किसी भी कमेटी के हो, क्योंकि संस्थाएं बहुत है, हम लोग अपना अपना जो है ईगो लगाए पड़े अलग अलग, कोई कुछ बनाए कुछ, तो हमारा उद्देश्य है समाज सेवा, चाहे आप किसी भी कमेटी जुड़े हो, लेकिन मेन उद्देश्य जो है समाज को यूनाइट करना और आगे बढ़ाना, ये होना चाहिए, ना कि अपना ईगो संतुष्ट करना कि नहीं हम उससे नहीं मिलेंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। अरे ये क्या है, ये तो भाई मनुष्य हैं आप और एक विशिष्ट जात में जन्म लिया है आपने, तो आपका कर्तव्य है कि उस जात को आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक है, अब देखिए और एक कमेटी तो बनती रहती है, अल्टीमेट गोल तो अपने समाज की सेवा करना है, चाहे किसी कमेटी के माध्यम से करे या किसी इंडिविजुअल के माध्यम से करे, व्यक्तिगत तौर पे करे, कैसे करे, समाज की सेवा करे, यही उद्देश्य रहता है। तो आपको जो पूछना है मैं जरूर शेयर करूंगा और जो भी लोग मतलब जुड़ना चाहेंगे वो आपसे जरूर जुड़ जाएंगे। थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है ओंकारनाथ जी से? लोकेश जी देखिए किसी को और कुछ पूछना है क्या? कोई प्रश्न? कोई ओंकार जी नमस्ते। जी जी जी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, तो हमारा जो स्टार्स वगैरह, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, उसका प्रभाव हमारा बॉडी पे पड़ता है क्या? निश्चित पड़ता है, ये तो ज्योतिष है। प्रभाव तो पड़ेगा ही, अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा ज्योतिष किस बात का? ग्रहों का प्रभाव, ज्योतिष तो ग्रह तारों के ऊपर तो ज्योतिष है। हाँ नहीं, जब ग्रह तारों का और इसका मतलब आपके शरीर के ऊपर असर पड़ता है, यही तो ज्योतिष बताता है। या पड़ता है, मगर उसका रेमेडीज क्या है? सपोज मेरा सर दर्द हुआ है या मेरा बुखार हुआ है, तो उसका रेमेडी क्या है? एस्ट्रोलॉजी का तो रेमेडीज क्या है? आपका, आप किस तरह का उत्तर चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं वो ये चाह रहे हैं, ज्योतिषी उपाय तो बताए जाते हैं, कोई दवा होगी तो दवा बताई जाएगी, या कोई रत्न धारण करेगा, वो रत्न कौन सा अच्छा है इसका बताया जाएगा। और कई बार उपाय इस तरह के होते हैं, मंत्र, रत्न, यंत्र, इनका उपयोग, औषधियों का उपयोग, कभी-कभी के आधार पर अन्य भी उपाय होते हैं। इन सभी को उपाय करने के बाद इसका समाधान निकलता है, समस्या हल होती है। अच्छा, कोई जेम्स वगैरह, ये रिंग्स में डालने के लिए बोलते हैं, वो उसका असर क्या अच्छा होता है? होता है सर, असर होता है उसका। ठीक है, मैं कभी प्रयोग नहीं किया है। तीनों का प्रभाव होता है। अच्छा, किसी का कम किसी का अधिक, लेकिन प्रभाव तभी होता है जब वो एकदम सुटेबल बताया हुआ था, बिल्कुल सही बताना सुटेबल होना चाहिए। 100% नहीं होने से फायदा नहीं। हमारा भुवनेश्वर में एक ज्योतिष है, हमारा कास्ट का, देवांग का, उसका नाम है, कौन है उसका नाम, वो जब भी जो भी मैंने घर बनाने के लिए, शादीशुदा करने के लिए हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं और वो सलाह भी देते हैं। मगर वो एक बार बोले मुझे, मैं सोचा कि ये सब क्या सच होता है? तो होता नहीं है, आप जो बोलते हैं वो भी कभी कभी शादी टूट जाता है,
कभी नौकरी भी नहीं लगता है, प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है। तो यार ये चलता लगे। एस्ट्रोलॉजी में कोई 100% गारंटी नहीं देगा। वो बिल्कुल सही बात, सही बात। 25% ओनली करेक्ट, 75% इज नॉट करेक्ट। सही बात। कर्मा योगा, कर्मा एंड फेट, दैट इज इन्फ्लुएंस करता है। ये एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, प्रकृति ऊपर प्रभाव वो आप हिसाब लगा सकते हो, मगर बॉडी का ऊपर एक्यूरेट नहीं होगा। वही मुझे बोले भी, समझे ना? Isn't it? सही बात है। देखिए, अगर कोई ज्योतिषी अगर 50% 60% सही बता दे तो उसको बड़ा ज्योतिषी मानना चाहिए। या कोई 100% सही कोई नहीं बता सकता। ज्योतिषी है क्या, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं कर सकता। और डॉक्टर जो एलोपैथिक है वो तो 10% सही नहीं कर पाते हैं, वो तो 24 घंटे में सही करते हैं बस। तो ज्योतिषी भी अगर कोई 50-60% सही बता दे रहा है उसको सही मानना चाहिए। या ज्योतिष शास्त्र में क्या संभव हो रहा है, मैं क्या होने वाला है वो बता देगा, मगर कैसे रेमेडी होगा, ये अपना पर निर्भर करता है, मगर वो क्या होने वाला है वो बता दे सकता है। Isn't it? आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है। Isn't it? और जस्ट लाइक ए कस्टनरी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स आप कर सकते हैं। Isn't it? वो तो मैंने पहले भी कहा कि भाई ये ज्योतिषी भाग्य नहीं बदल सकता, मार्गदर्शन कर सकता है। मार्गदर्शन कर सकता है। That's the thing. तो इसलिए आप मार्गदर्शन करने के लिए जाना ठीक है, मगर मार्गदर्शन पाने के लिए, मगर वो बदले देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं होगा। और ये जो सस्ता एस्ट्रोलॉजर है वो बोलेगा ये पहनो वो ठीक हो जाएगा, वो ये पहनो बोल के बोलता है जब वो 5,000 6,000 होगा, बस उससे कुछ फायदा नहीं। ऐसा भी हो सकता है। Isn't it? सही बात। Yeah, that's all. चलिए, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब ज्योतिषी में हमें कुछ तो पता चलता है सर, देश काल में क्या होने वाला है या कुछ भी हमारे देश में संकट आने वाली है, तो सर ये आप लोग को प्रेडिक्ट हुआ था कि कोरोना आने वाला है या ऐसा कोई वायरस आने वाला है या इस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज जो इस साल बहुत ज्यादा हो रही है, बाढ़ आ रहा है, ये सब, तो ये आप लोग को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट होता होगा सर? इस विषय में मेरा अलग विचार है। बहुत से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, वो सब गलत निकली। मैंने इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की थी और मेरी बात एकदम सही निकली। न कोरोना आया था न कहीं गया है, ये कुछ था ही नहीं। तो सर ये क्या था ये बता दीजिए। ये अंतिम रूप से यही सत्य है, ये केवल एक महा घोटाला था, इसको ज्योतिष से मत जोड़िए। तो सर इसके बारे में फिर थोड़ा बताइए कि क्या घोटाला था, क्योंकि अभी थर्ड वेव का भी फिर यही आएगा, तो हम लोग तो सतर्क हो जाएंगे ना कि आपने हमको बताया। देखो, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल मैटर बन चुका है। अब ये पॉलिटिकल मैटर बन चुका है, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूँ। इतने लोग की मृत्यु हुई है सर, इतने लोग की जो मृत्यु हुई है, बहुत ज्यादा लोग की मृत्यु अचानक से क्यों हुई फिर? इस विषय पर चाहे तो बाद में एक और ऐसे मीटिंग रख सकते हैं, तो विस्तार चर्चा हो जाएगी, क्योंकि अलग विषय है ये, ज्योतिष से उसका कोई संबंध नहीं है और व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा कर सकते हैं। जी ओके सर, ओके जी जी। चलिए योगेश्वर जी। योगेश्वर जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। या वेलकम पूछिए। जी नमस्कार बोलिए। सर मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। जी, ऐसे ही कि हम लोग आप जो नंबर दिए थे, आप अपना मोबाइल नंबर दिए थे, हम आपको कितना टाइम पर आपको कंसल्ट कर सकते हैं? कोई हम लोगों का कोई मैंने बाधा हो तो, या अपना आरोग्य विषय या जो कोई टाइम देंगे? देखिए ऐसा ही है कि ज्योतिष का विषय ऐसा है कि व्यक्ति को कभी भी संपर्क कर सकता है। अगर समय निश्चित कर देंगे तो उसमें परेशानी हो जाएगी। नहीं, वो आपको कभी पर्सनल अगर मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी।
at any time you can call him. जी You can WhatsApp him so that he can get your message. हाँ, ये And, WhatsApp he ग्रुप will बता be ready दीजिए to talk with you. ओके सर, जब भी ओके बात सर, थैंक यू। Thank you. चलिए चलिए और कोई है क्या पूछिए लोकेश जी। अंत में मतलब देखिए और एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन मैंने डाला है, अगर सर अगर उसमें हाईलाइट कर सकते हैं बहुत अच्छा है। रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट अगर कोई है क्या यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसके बारे में कुछ बता दें तो काफी लोगों को गाइडेंस हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में मेरा एक निश्चित मत है। जो संस्कृत महाविद्यालय चलते हैं पूरे देश में, उसमें ज्योतिष विषय लेकर एडमिशन लेना चाहिए। 5 साल का कोर्स रहता है। 5 साल का जैसे वहाँ पर प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, पाठ्यक्रम होते हैं, तो उसी में व्यवस्थित तरीके से एडमिशन लेकर पढ़ना चाहिए। ज्योतिष विषय लेकर तभी ज्ञान प्राप्त होता है। या फेसबुक पर या यूट्यूब पर ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, आदमी उसमें आदमी भ्रमित हो जाता है। और बहुत से इस तरह के ऑनलाइन या पत्राचार पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। उनमें भी कुछ बहुत अच्छे हैं, उनमें एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, जब 16-17 साल उम्र हो तो सीधे उसमें एडमिशन लेना चाहिए। संस्कृत महाविद्यालय में, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय चल रहे, उसमें एडमिशन लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। नहीं, अपने यहाँ ऐसे कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट में जो ऑथेंटिक कॉलेज हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, रेपुटेड हैं, ऐसे कोई कॉलेज आप रेफर कर सकते हैं? जैसे मैंने सुना है राजस्थान में है। हाँ, राजस्थान, जयपुर में। फिर भी मैं फिर वही बात फिर से कहूँगा, जैसे वाराणसी है, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है। इस तरह के हर राज्य में, हर स्टेट में संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। उसके अंतर्गत बहुत से संस्कृत महाविद्यालय हैं, वहां पर एडमिशन लेना चाहिए व्यवस्थित तरीके से, तब ठीक से जानकारी ज्ञान प्राप्त होता है। हर स्टेट का अपना एक संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है, हर स्टेट का। वहां पर भी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है। इस प्रकार के सभी विश्वविद्यालय हर स्टेट में बने हुए हैं। सरल तरीका यही है, प्रामाणिक। जी, और कोई विशेष प्रश्न? क्या जुगाड़ू सर? नमस्ते सर। सर अभी इसी समय में हमारा कम्युनिटी में विवाह करने के समय में मैचिंग देख रहे हैं ना, उसी समय में ज्योतिष के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सर। फिर क्या होता है, इधर ज्यादा पंडित नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख के उसको ठीक से नहीं बोल रहे हैं। मैं सब लोग देख रहे हैं, एक अच्छा एक मैरिज कनेक्शन मिलेगा तो उसको क्या करते हैं, ये ठीक से करके भी के समय में किसी का बात सुन के छोड़ रहे हैं, ऐसा लोग भी है। इसके लिए हमारा कम्युनिटी के लिए आपको एक अच्छा संदेश देना चाहिए सर। सही बात है। आजकल विवाह के पहले सभी कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, और वास्तव में कर भी लेना चाहिए। कुंडली अगर मिलती है ठीक से तभी विवाह करना चाहिए, बात सही है। फिर भी मैं एक चीज हम बता दें आपको, लगभग 60-70% मामलों में कुंडली मिलान हो जाता है। कुछ ही मामले 30-40% मामले ऐसे आते हैं जिसमें ज्योतिषी कहता है कि विवाह उचित नहीं होगा। लगभग 50-60% मामलों में कुंडली मिलान उचित हो जाता है। एक बात तो ये है। आजकल ये बात बिल्कुल सही है कि ज्योतिषी पंडित अपने आसपास नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो पंडित पहले थे उनकी अगली पीढ़ी ने ये काम करना बंद कर दिया। तो अब ज्योतिषी और पंडित अब नहीं मिल पा रही, बात समस्या है वास्तव में। और फिर भी अगर अपने समाज के लोग हमसे पूछेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं, और उसका मिलान हम करके भेज देंगे।
मिलान तुरंत करेंगे, अवश्य करेंगे, बातचीत आपसे कर सकते हैं इस विषय पर कभी भी। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। अभी या रोजा मैडम प्लीज। हाँ, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम नेट में देखते हैं जो कुंडली वगैरह मैचिंग वगैरह, वो सही होता है कि नहीं? देखिए ऐसा प्रचलन तो लोग है ही है, लोग पंडित के पास न जाके सीधा यूट्यूब पर देख लेते हैं, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें वो काफी सही कमियां रह नहीं जाती होता हैं। मतलब। हाँ, काफी कमियां रह जाती हैं, क्योंकि उसमें जो जवाब आता है वो किसी निश्चित पैटर्न के आधार पर आता है, अच्छा, जो उसमें कंप्यूटर फीड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जवाब आता है, ओके। और ज्योतिष अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देता है, इसलिए उसमें अंतर हो सकता है, अंतर हो जाता है। वो 100% करेक्ट नहीं है मतलब। ना ना ना, एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जो विभिन्न ज्योतिषी के पास जाएंगे उनके विचारों में भी अंतर हो सकता है, हाँ, इस बात को ध्यान सही। रखना चाहिए। तो हम किसको सही मानेंगे, किसको नहीं सही मानेंगे? अरे हम तो कहेंगे मेरे पास आइए, हम सही बताएंगे, हम तो ओके, अपनी बात को सही मानेंगे, सीधी सी बात। ओके, थैंक यू सर। जी कांटेक्ट करेंगे आपको। जी। आखिरी में एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज प्रोग्राम समापन करते हैं। सर मैं गंगाधर, नमस्कार सर सभी को। ओमकार सर नमस्कार। आपका फोटो आया तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो रहा सर मेरा, ये ओके नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। ओके सर, ये मेरा सम डिफरेंट क्वेश्चन है कि क्या ये जातक जो है सर वो एक्चुअली पैदा होने के बाद कुंडली देखा जाता है, सो माँ के पेट में जीव 3 महीने या 4 महीने में आ जाता है, सो क्या डिफरेंस है सर, जीव होने के बाद 9 महीने बाद कुंडली देखा जाता है, जीव आने के बाद क्यों नहीं देखा जाता? देखिए ऐसा है, हम तो जो शास्त्रों में लिखा उसका पालन नहीं करेंगे, जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है, ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, हम तो उसी का पालन करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो हमारे ऋषि मुनि बता पाएंगे। उन्होंने यही निर्देश दिया है कि जैसे ही जीव पृथ्वी पर आता है, गर्भ से बाहर आता है, उसी समय के आधार पर उसका भविष्य फल देखा जाए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए। ओके सर, ओके। और जी अरुण जी और कुछ पूछना है? मुझे लगता है अभी और कोई नहीं होगा, तो लेट अस समाप्त होने के पहले एक शब्द कहेंगे, कहना चाहेंगे समाप्त होने के पहले आप कुछ लोकेश जी कुछ कहना चाहेंगे लोकेश जी? मैं क्या पूछ रहा था कि लाइक देखिए, हम लोग का जो प्रयास चल रहा है ये ऑल इंडिया देवांगन कोस्टा कुश्ती फेडरेशन के बारे में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बताओ, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आप क्या पूछना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। हम तो ये शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए, इस संगठन के लिए। फेडरेशन का बहुत बड़ा मतलब अच्छा भविष्य है, और अगले कम से कम 10-15 साल में पूरा फेडरेशन पूरे भारत में फैल जाएगा, और आपके भी साथ में मतलब संख्या बढ़ना चाहिए, शायद मेंबर कम है, संख्या बढ़नी चाहिए, मेंबर अभी शायद कम है। जब तक लोकेश जी और अरुण जी रहेंगे हमारा दैवांग संगम पूरा बढ़ती रहती है। देखिए ओंकारनाथ जी, कभी लोग 30 लोग होते, कभी 50 होते, कभी 40 होते। अच्छा जी 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 जी, कभी ज्यादा होता है। अच्छा मैं तीन अलग अलग विषय पे चर्चा होती है, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है उस दिन जुड़ जाते हैं, और तो मतलब गाने में जुड़ 6 दिन सभी लोग बजाते रहते हैं। तो जैसे जैसे लोग मतलब आते जाएंगे उनकी रुचि बढ़ती जाएगी। मगर एक बात जो है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पिछले दिन से कर रहे हैं माध्यम से बहुत सारे लोगों को नए नए विषयों की जानकारी मिली है। मुझे ज्ञान में खुद में मतलब मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई, जो चीजें मैं नहीं जानता था वो भी मैं जानने लगा हूँ। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।
సిరి ఏమన్నా అడిగేది ఉందా? Siri, do you want to ask anything? चलिए फिर प्रोग्राम का समाप्त करते हैं। चलिए आज बड़ी खुशी की बात है कि कर्रा मैडम और योगेश्वर जी दोनों पुणे से है, तो पुणे से मतलब संख्या भी बड़ी है। चलिए योगेश्वर जी, आपसे अनुरोध है कि आप आज का प्रोग्राम समापन करें। वोट ऑफ थैंक्स दीजिए प्लीज। ये कर्रा मैडम बोलिए, योगेश्वर जी अगर नहीं होते। कर्रा मैडम प्लीज। रोजा मैडम, कैन यू प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स? हाँ, क्या बोलो, सबको अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। और जो उपस्थित है उनको भी धन्यवाद कहिए। जो उपस्थित है, आज प्रेजेंट है मीटिंग में, उनको भी मेरा धन्यवाद। और आपको भी हमारे तरफ से धन्यवाद। आप रोज आते जाइए, अच्छे हाँ, विषय बिल्कुल। रहती है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। ये आपने जो मैसेज लिखा है धन्यवाद। ये कहाँ है ये मैडम? सबको गुड नाइट सर। कि ये माउंट सेंट पैट्रिक स्कूल है ना? कहाँ ये डायमंड वाटर पार्क, ये वागोली रास्ता पड़ती है। वागोली रास्ता, लोगों के वागोली रास्ता। ओ वागोली रास्ता पे। क्या वो जो पार्क है वो? हाँ, वाटर पार्क। अच्छा, कहाँ आप कहीं टीचर है क्या? हाँ। तो कौन से स्टेट से आप बिलोंग करती हैं? मैं उड़ीसा, बरहमपुर से। ओके, बरहमपुर पे। वाह, वो जो गोपी जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कल ही फोन आया था, गोपी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है, मिलेंगे कभी आपको। हाँ, ओके, धन्यवाद। चलिए सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। ओंकारनाथ जी जुड़े, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको भी हमारे फेडरेशन की ओर से और सभी लोगों की ओर से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते जाइए और आप जैसे इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं समाज में, उनकी सेवाएं समाज को मिलती रहे और आपको भी आनंद आएगा समाज से जुड़ते। और एक जानकारी, आप जैसे संस्कृत के पंडित है, जैसे हमारे बेंगलोर से एक डॉक्टर नारायण है, वो राज्यसभा सदस्य हैं, वो भी संस्कृत में पंडित है और संस्कृत में मासिक भी चला। अच्छा। तो चलिए, आज आप आए और बड़ा अच्छा मतलब जानकारी दी और आप सभी लोग इस पे लाभान्वित हुए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको भी। धन्यवाद सर बहुत बहुत।